हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मंत्रा ट्रिक्स। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ह्यूमन ब्लड की, मानव रक्त के बारे में। हम उसकी बेसिक जानकारी यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले हम ब्लड की बात करते हैं। तो ब्लड के बारे में हमने ये देखा था प्रीवियस वीडियो में, सर्कुलेटरी सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे तो वो क्या काम कर रहा था, अल्वेली यानी वायु कोष्ठक से ऑक्सीजन लेकर सेल तक जा रहा था और सेल से जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमारा अल्वेली यानी लंग्स के वायु कोष्ठक में छोड़ दे रहा था, ठीक है ना। तो हमने ये देखा था, तो वही ब्लड का काम होता है। तो ब्लड का क्या काम होता है, अगर आपसे पूछेगा तो आप ये बताएंगे कि जो भी पोषक पदार्थ होते हैं या फिर गैसों का आदान प्रदान करना ही हमारा रक्त का काम होता है। अब देखिए, गैसों का आदान प्रदान तो समझ में आता है, पोषक पदार्थ कहाँ होंगे। तो जब हम डाइजेशन सिस्टम पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने इलियम पढ़ा था। इलियम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, कुछ इस तरीके का होता है। ये हमारा लास्ट पार्ट होता है इलियम। यहाँ पे बिलाई प्रेजेंट होती है, रेशेदार, है ना। ये बिलाई क्या काम करेगा, जो आपका फूड डाइजेस्ट होता है, ये फूड के डाइजेशन में जो एनर्जी वगैरह होगी वो सारा का सारा ये एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करके किसको दे देगा, ब्लड को दे देगा। तो अब ब्लड को जब ये एनर्जी मिल जाएगी तो ब्लड पूरा का पूरा नीचे से लेके ऊपर तक का पूरा एक तरीके से पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है ना। तो वो क्या काम करेगा, पूरा का पूरा ब्लड लेके ब्लड में ट्रेवल करेगा और जहां पे जिसको जितनी जरूरत होगी उतनी मात्रा में वो पहुंचाता जाएगा, ठीक है। तो हम दो चीज समझ गए कि ब्लड का क्या काम होता है, गैसों का आदान प्रदान करना, और दूसरा जो पोषक पदार्थ या फिर बचे हुए पदार्थ के से साथ जो एनर्जी मिलती है वो भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अब देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पे रक्त की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं जो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन है ना, रक्त परिसंचरण, इसकी खोज किसने की थी। तो यहाँ पे जो नाम आता है वो है विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी, किसकी, ब्लड सर्कुलेशन की खोज। अब देखिए, अब मैंने अभी जस्ट बोला है कि ब्लड क्या काम कर रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो ये किस प्रकार का ऊतक हो जाएगा, तो ये एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक का काम करता है, ठीक है ना। ये कनेक्ट करके पूरी बॉडी को रखता है। और दूसरा एग्जांपल क्या बताया था मैंने, बोन है ना, बोन और कार्टिलेज, ठीक है, जो कि पूरी बॉडी को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि जो ब्लड का पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है। तो आप देखिए, पीएच जो होता है 7.4। आपको पता है कि जो 7 होता है वो न्यूट्रल हो जाता है ना, 7 पे न्यूट्रल होता है और उसके बाद 7 की जस्ट से हम आगे बढ़ेंगे वो बेस स्टार्ट हो जाता है, यानी क्षार हमारा स्टार्ट हो जाता है ना। तो हमारा जो रक्त होता है वो कैसा होता है, क्षार के माध्यम का होता है, ठीक है, जिसका पीएच वैल्यू 7.4 7.4 पीएच वैल्यू होती है। अगर हम इसके वर्ग की बात करें तो हमने वर्ग की पहले ही बात कर ली, पोषक पदार्थ तथा गैसों का संवहन। जो भी हमारा बचे हुए पदार्थ होते हैं और जो भी हमारी गैस, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, उस पूरे का संवहन कौन कर रहा है, रक्त कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ह्यूमन से रिलेटेड बनते हैं। जैसे पहले देखिए कि अगर एक हेल्दी ह्यूमन है ना, मतलब जैसे हम लोग हो गए, तो हमारे शरीर में जो ब्लड होगा वो कितना होगा, वो 5.5 लीटर होगा। कितना होगा, 5.5 लीटर। लेकिन यही अगर लेडीज यानी वोमेन्स है तो वोमेन्स में क्या होगा कि हमेशा आधा लीटर ब्लड कम होगा, तो उसमें कितना हो जाएगा, 5 लीटर के आसपास का ब्लड होगा, ठीक है। अब देखिए, जो 5.5 लीटर ब्लड है ये पूरे शरीर यानी पूरे शरीर का भार, मान लीजिए अगर एक आदमी का 70 किलो है तो 70 किलो का 7% जो होगा वो क्या होगा, रक्त होगा, ठीक है। तो पूरे भार का 7% शरीर में क्या होता है, रक्त होता है। पूरा जितना आपका भार होगा उसका 7% रक्त जो है आपके शरीर में प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये 3 पॉइंट याद रखिएगा कि एक हेल्दी ह्यूमन में कितना रक्त होता है, 5.5 लीटर होता है, और पूरे शरीर के भार का कितना होता है, 7% रक्त हमारे ह्यूमन उसमें पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने वर्क देख लिया, पीएच वैल्यू इसका याद रखिएगा 7.4 एक बेसिक नेचर का होता है, ठीक। अब हमने रक्त के निर्माण की बात कर, अभी हम सिर्फ रक्त के निर्माण की बात कर रहे हैं, नॉट आरबीसी नॉट डब्ल्यूबीसी, है ना। अभी हम रक्त के निर्माण की बात कर रहे हैं। तो रक्त का निर्माण की अगर हम बात करें, भ्रूण अवस्था यानी एम्ब्रियोई में होता है। एम्ब्रियोई मतलब स्टार्टिंग जब हमारा फेज होता है किसी भी डेवलप करने के लिए, किसी भी जीव का डेवलपमेंट स्टार्टिंग फेज से होता है, भ्रूण अवस्था से होता है। तो उसमें जो ब्लड का निर्माण होता है वो मीजोडर्म में होता है,
किसमें होता है, मेसोडर्म में होता है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अगर हमारा एडल्ट हो गया, एडल्ट मतलब वयस्क, है ना, बच्चे हो गए, हम लोग हो गए, तो इनमें कहाँ पे होगा, बोन मैरो में होगा, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होगा। ठीक, अब देखिए ब्लड जो बनता है ये स्टोर कहाँ होता है, इसके स्टोर की अगर हम बात करें तो ये स्टोर होता है स्प्लीन यानी प्लीहा में। आरबीसी के लिए अलग होता है लेकिन पूरे ब्लड को स्टोर करके यही रखता है स्प्लीन यानी प्लीहा, इसलिए हम इसे ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ में आए होंगे। तो जो ये 5-6 पॉइंट हैं इसको आप तरीके से याद रखिएगा, नहीं तो ये कई बार क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। अब इसमें ये पॉइंट देखिए कि जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है, तो आपसे कोलेस्ट्रॉल लेवल पूछेगा तो 180 से 200 एचजीएम यानी ग्राम तक होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन की खोज विलियम हार्वे ने की थी, उसके बाद हमारा ये जो ब्लड होता है वो कनेक्टिव टिश्यू की तरफ वर्क करता है। ब्लड के जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7.4, इसलिए क्षारीय माध्यम का होता है। ठीक है, उसके बाद इसके वर्क कार की बात करें तो ये जो पोषक पदार्थ होते हैं और पोषक पदार्थ के साथ साथ जो हमारी गैसें होती हैं उनका आदान प्रदान ये करता है, संवहन करता है। रक्त में निर्माण की बात करें तो भ्रूण अवस्था में है तो मेसोडर्म में होगा, और बाल्यावस्था में फिर एडल्ट में है तो वो बोन मैरो में होगा। हमारा जो रक्त है वो कहाँ होता है, स्प्लीन यानी प्लीहा में, इसलिए हम प्लीहा को भी, स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर एक हेल्दी ह्यूमन है तो उसके अंदर जो ब्लड है वो 5.5 लीटर होता है। वुमेन की बात करें तो उससे आधा लीटर कम होता है, और पूरे शरीर के वेट का बात करें तो पूरे शरीर के वेट का 7% ब्लड जो है हमारा ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्लड के टाइप्स। अगर हम ब्लड के टाइप्स क्या मतलब बात करते हैं कि ब्लड में क्या क्या बना हुआ होता है, क्या क्या मिलकर ब्लड बना हुआ होता है। अब ब्लड की बात करें तो देखिए सबसे पहले इसमें प्लाज्मा होता है और कुछ कार्बोक्सल्स होते हैं जो कि रुधिराणु के नाम से भी जानते हैं। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा जो है पूरे के पूरे रक्त में कितना पार्ट कवर करता है, 45 से 60% पार्ट जो है ब्लड का कवर करता है प्लाज्मा, और वहीं 40 से 45% रुधिराणु पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बोक्सल्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए हम प्लाज्मा के बारे में पहले जान लेते हैं। पहले हम प्लाज्मा के बारे में देख लेते हैं तो फिर हम आगे चलते हैं। अगर हम प्लाज्मा के बारे में बात करें तो सबसे पहले प्लाज्मा का वर्क देखिए। प्लाज्मा हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना, ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। ब्लड क्लॉटिंग हो गया मतलब रक्त का थक्का बनाना। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि कुछ लोगों के शरीर में कहीं पे भी कट लग जाए तो वो ब्लड रुकता नहीं है ना। मेनली अगर हमको कहीं चोट लग जाती है तो हमारा जो ब्लड है मैक्सिमम एक से 2 मिनट में रुक जाता है ना, वहाँ पे 4 से 5 मिनट में हल्का ब्लैक ब्लैक पड़ने लगता है, तो वो क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है। ब्लड क्लॉट का मतलब हो गया वहाँ पे रक्त का थक्का जमा देगा और ब्लड को बाहर निकलने से रोकेगा। लेकिन अब क्या होता है कि जिनके अंदर प्लाज्मा में कमी आ जाती है या है ना, तो वो क्या काम होगा, वहाँ पे ब्लड क्लॉट की कमी आ जाती है, उनके अंदर ब्लड क्लॉट हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से उनकी कई बार डेथ हो जाती है। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि प्लाज्मा की अगर बात करें तो जो हमारा प्लाज्मा का 90% पार्ट होता है उसमें वाटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, और 10% पार्ट में हमारा जो है पाया जाता है प्रोटीन। अब इसमें 2 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक होता है फाइब्रिनोजेन, एक होता है फाइब्रिनोजेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों प्रोटीन का नाम आप लोग याद रखिएगा, कौन सा, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। अब देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए कि प्लाज्मा में आपसे ये पूछेगा कि प्लाज्मा का वर्क क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, ब्लड क्लॉटिंग का काम होता है। प्लाज्मा में कितने परसेंट वाटर होता है, तो 90% वाटर होता है। प्लाज्मा में कितने परसेंट प्रोटीन होता है, तो 10% पार्ट में प्रोटीन होता है। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, तो पहले बताएंगे आप फाइब्रिनोजेन और दूसरा बताएंगे प्रोथ्रोम्बिन। अब देखिए इसमें फाइब्रिनोजेन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम इस प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन निकाल लें, फाइब्रिनोजेन को हम निकाल लें तो एक सीरम बन जाए, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा ना होके अब क्या बचेगा, वो सीरम, है ना, सीरम। अब देखिए ये सीरम जो होता है ये लाइट येलो कलर का होता है। ठीक है, ये लाइट येलो कलर का होगा और इसी सीरम से हम बीमारी का पता लगाते हैं या बीमारियों की जांच करते हैं। ठीक है, आई होप प्लाज्मा के बारे में आपको समझ में आया होगा। प्लाज्मा के बारे में एक बार हम रिवीजन ले लेते हैं। तो देखिए प्लाज्मा की अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मा में हमारा ब्लड, पूरे ब्लड में कितना परसेंट प्लाज्मा पाया जाता है, तो 55 से 60% के आसपास।
इस प्लाज्मा में 90% यानी सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। 10% पार्ट में हमारा प्रोटीन पाया जाता है। उसमें कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, दो तरीके का प्रोटीन होता है। पहला होता है फाइब्रिनोजन, दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन को अगर हम निकाल लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सीरम रह जाता है, और वो सीरम लाइट येलो कलर का होता है, जिससे हम बीमारियों का पता लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्लाज्मा के मेन वर्क की बात करें तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। आई होप प्लाज्मा के बारे में समझ में आया। अब देखिए कार्पकल्स की बात करते हैं। कार्पकल्स की बात करें यानी रुधिराणु। अगर ये 55 से 60% यही हो गया तो अब बताइए बचा कितना, जो बचा वो क्या हो जाएगा, हमारा रुधिराणु हो जाएगा। यानी इसी में हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आएंगे। क्या आएंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आएंगे। ठीक है, अब देखिए आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, कई बार इसको ना देके इसको दे देता है तो कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसको हम अब एक तरीके से पूरी तरीके से अब डिटेल में देखते हैं कि आरबीसी का कार्य क्या होता है, इसका शेप कैसे होता है, कितने दिन जीता है। अब हम उसको आरबीसी को देखते हैं। ठीक है, आइए आरबीसी की अगर हम बात करते हैं तो आरबीसी हो गया हमारा रेड ब्लड कार्पकल्स, यानी लाल रुधिर या लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि जो आरबीसी है इसको और किस नाम से जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं, एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए आरबीसी से कुछ मेन क्वेश्चंस जो बनते हैं वो क्या बनते हैं। ठीक, पहले तो इसके शेप से क्वेश्चन पूछता है कि जो आरबीसी का आकार होता है वो कैसे, जैसे बॉल्स होती है ना, बॉल किस आकार की होती है, स्फेरिकल यानी गोलाकार होता है। ठीक है ना, तो इसका जो शेप आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, गोल होता है। ठीक है ना, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो हमने दो में डिवाइड किया था ब्लड को, प्लाज्मा और कार्पकल्स यानी रुधिराणु। तो जो रुधिराणु होता है या कार्पकल्स होता है, आरबीसी उसका 99% होता है। ठीक है ना, मतलब ब्लड में कार्पकल्स का 99% क्या होता है, आरबीसी होता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। अब देखिए जो हमारे आरबीसी की संख्या की बात करें तो अगर हम इंडियन के हिसाब से बात करें तो हमारे हिसाब से 50 लाख होती है, और ब्रिटिशर्स के उसमें बात करें तो 5 मिलियन के आसपास होती है। ठीक है ना, अब देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है, या ऐसे पूछ लेते हैं कि जब हम सेल चैप्टर में पढ़ रहे थे तो सेल चैप्टर में हमने वहां पे भी बात किया था, न्यूक्लियस और लाइसोसोम जो है आरबीसी में नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि न्यूक्लियस और जो लाइसोसोम है वो कहाँ नहीं पाया जाता, आरबीसी में। अब देखिए यहीं से एक क्वेश्चन है, यहाँ से समझने की कोशिश करिएगा। एक कॉन्सेप्ट ये समझिए फिर हम इसको समझाते हैं। तो आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है हम लोग में या बात करें या बच्चों में बात करें तो वो कहाँ होता है, स्प्लीन या स्प्लीन के बोन मैरो में होता है। बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है हमारा आरबीसी का फॉर्मेशन, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और भ्रूण अवस्था में है तो कहाँ होगा, लीवर में होगा। कहाँ होगा, भ्रूण अवस्था में है तो लीवर में ही होगा। ठीक है, और डाइड हो जाए मतलब आप देखिए जो आरबीसी है अगर ये मरेगा तो कहाँ जाएगा, मरने के लिए कहाँ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या नहीं पाया जा रहा है, लाइसोसोम। मैंने सेल में बताया था पढ़ाते टाइम पे कि लाइसोसोम का क्या काम होता है, ये अपने आप को फाड़ लेता है। फाड़ने की वजह से क्या होता है कि जो भी एलिमेंट्स या तत्व तो पाए जाते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर या सेल के अंदर वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसे सुसाइडल बैग के नाम से जानते थे। तो सेल में क्या है, मारने के लाइसोसोम में, लेकिन आरबीसी के पास ये नहीं है। आरबीसी के पास क्या नहीं है, लाइसोसोम। तो इसको अपने आप को डेड कराने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, स्प्लीन यानी प्लीहा में जाना पड़ेगा। इसीलिए आरबीसी का कब्रगाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आरबीसी का कब्रगाह बोलते हैं। याद रखिएगा, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से जाना जाता है। किसको, स्प्लीन को। अब देखिए स्प्लीन को दो तरीके से हमने बता दिया कि अगर जो ब्लड है पूरे शरीर का वो स्टोर कहाँ होगा, वो भी यहीं जाके स्टोर होगा, तो इसको पूरे ब्लड का ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। लेकिन आरबीसी के फॉर्म में इसे हम आरबीसी का कब्रगाह बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये वहीं जाके डेड हो जाता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस और लाइसोसोम नहीं पाया जाता। लाइसोसोम क्यों नहीं पाया जाता है, इसका एक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे अभी डिस्कस कर लिया। अब देखिए हम इसकी लाइफ की बात करें, आरबीसी की लाइफ की बात करते हैं तो ये 120 एक बार बनने के बाद ये 120 दिन तक जिंदा रहती है। 120 दिन के बाद ये स्प्लीन यानी प्लीहा में जाके खुद पे खुद नष्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम मेन वर्क ऑफ आरबीसी,
मेन वर्क ऑफ आरबीसी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी देखिए रक्त का क्या काम था, गैसों का संवहन करना और जो भी पोषक पदार्थ थे उसका काम करना, लेकिन रक्त के अंदर क्या पाया जाता है, आरबीसी। तो उसमें आरबीसी का क्या काम होता है कि जो हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको संवहन करता है, कौन, आरबीसी। ठीक, अब देखिए हमारा जो आरबीसी है इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझिएगा। हीमोग्लोबिन का जो कलर, हीमोग्लोबिन के कारण ही जो हमारा रक्त का कलर होता है वो कौन सा कलर हो जाता है, रेड कलर यानी लाल हो जाता है। और इसी हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। अब देखिए जब आयरन की कमी हो जाए या फिर ब्लड की कमी हो जाए तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, एनीमिया नामक एक बीमारी होती है जिसके नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, एनीमिया, यानी अरक्तता की बीमारी हो जाती है। ठीक है, उनमें खून की कमी हो जाती है। ठीक है, तो हमने आरबीसी के बारे में देखा कि ये जो है 99% रुधिराणुओं का पाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ आरबीसी की बात कर रहे थे, 50 लाख के आसपास होता है। हमने इसको देखा कि आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है, एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। और हमने इसका जो शेप देखा है गोलाकार होता है। ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी की अगर हम बात करें तो भ्रूण अवस्था यानी एम्ब्रियोइड टाइप में है तो वो लीवर में जाके हमारा आरबीसी बनता है। और अगर हमारा एडल्ट या बच्चे हो जाते हैं हम जैसे, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कहाँ बनने लगेगा, बोन मैरो में यानी अस्थि मज्जा में। और ये आरबीसी मरेगा कहाँ जाके, स्प्लीन यानी प्लीहा में। इसीलिए हम स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह यानी ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से भी जानते हैं। मेन वर्क ऑफ आरबीसी की बात करें तो ट्रांसफर CO2 एंड O2। ठीक है, उसके बाद आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसी हीमोग्लोबिन के कारण जो ब्लड होता है उसका रेड कलर होता है। और इसी हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। तो जिनको एनीमिया होती है तो यानी ब्लड की कमी है तो उनको आयरन की भी कमी होती है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आरबीसी का कॉन्सेप्ट। अब हम डब्ल्यूबीसी देखते हैं। अभी हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी का मतलब देखिए क्या होता है, व्हाइट ब्लड कार्पकल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। अभी देखिए रेड ब्लड कार्पकल्स क्यों बोल रहे थे उसको, और इसको हम व्हाइट क्यों बोल रहे हैं। रेड ब्लड आरबीसी में क्या था, हीमोग्लोबिन पाया जाना था। और हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा जो रक्त का जो कलर था वो क्या हो रहा था, रेड हो रहा था। अब इसमें क्या है कि हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, तो जब हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा इस वजह से डब्ल्यूबीसी का जो कलर होगा वो व्हाइट होगा, है ना। ठीक है, अब हम इसको किस नाम से जानते हैं, तो देखिएगा क्या होता है, ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। अब इसके शेप की बात करेगा तो देखिए वैसे तो इसका शेप अनियमित होता है यानी इरेगुलर होता है, बदलता रहता है। लेकिन अगर एक हम स्टैंडर्ड की बात करें तो ये अमीबा शेप होता है। जिस तरीके से अमीबा वगैरह होते हैं उसी तरीके से हमारा इसका डब्ल्यूबीसी का शेप होता है। अब हम नंबर की बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी में की संख्या कितनी पाई जाती है। तो इसकी जो संख्या होती है 8000 से 10000 के आसपास हमारी डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारे मानव रक्त में पाई जाती है। ठीक है, और इसमें जो है न्यूक्लियस उपस्थित होता है। अब देखिए न्यूक्लियस कहाँ उपस्थित नहीं था, आरबीसी में। लाइसोसोम कहाँ उपस्थित नहीं था, आरबीसी में। लेकिन इसमें क्या है, न्यूक्लियस उपस्थित है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या उपस्थित नहीं है, हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं है, जिसके कारण इसका जो कलर होता है वो क्या कलर होता है, इसका व्हाइट कलर का होता है। अब देखिए वहां आरबीसी में कितने लाइफ हो रही थी, 120 दिन। लेकिन डब्ल्यूबीसी में जो लाइफ है इसकी जो लाइफ है वो 4 दिन होती है। डब्ल्यूबीसी की जो लाइफ है वो 4 दिन होती है। और इसका फॉर्मेशन और ये नष्ट कहाँ पे भी होगा, बोन मैरो, यानी फिर इसको अस्थि मज्जा में ही ये नष्ट होता है या फिर पैदा होता है। ठीक है ना, 4 दिन में ये पैदा होता है। कहाँ, अस्थि मज्जा में। आरबीसी कहाँ पैदा हो रहा था, वो भी अस्थि मज्जा में। ये मरेगा कहाँ, ये मरेगा अस्थि मज्जा में ही मरेगा। लेकिन आरबीसी कहाँ जाके मर रहा था, स्प्लीन यानी प्लीहा में। ठीक है, अब देखिए हम डब्ल्यूबीसी का वर्क बात करते हैं। वर्क क्या होता है डब्ल्यूबीसी का शरीर में। ठीक है, जब इसमें हीमोग्लोबिन पाया ही नहीं जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी का काम होता है बहुत तगड़ा, ये हमें रोगों से बचाने का कार्य करता है। इसे हम डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता के नाम से भी जानते हैं। आप देखिए जब डेंगू हो जाता है तो उसमें क्या चढ़ाते हैं आपको डॉक्टर, डब्ल्यूबीसी चढ़ाते हैं। क्यों, क्योंकि आपको उस डेंगू वाले वायरस से जो है हमारा लड़ने की क्षमता आ जाए, है ना। ये इसलिए हमारा डब्ल्यूबीसी प्रोवाइड कराया जाता है हमारे शरीर को। ठीक है, उसके बाद हम डब्ल्यूबीसी के प्रकार की बात करते हैं। देखिए डब्ल्यूबीसी के प्रकार की बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट। देखिए दोनों का अंतर देखिए,
देखिए WBC का हमने बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करते हैं। तो जो ये ग्रेनुलोसाइट्स होता है ये 3 प्रकार का होता है। ये होता है ओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। इन तीनों का काम क्या होगा, जो बैक्टीरिया आएंगे ना हमारे शरीर में उनको ये खा जाएगा, यानी फिर क्या कर देंगे, बैक्टीरिया को किल करते हैं। कौन, ये ग्रेनुलोसाइट्स जो होंगे ये बैक्टीरिया को किल करेंगे। और एक ग्रेनुलोसाइट्स जो होंगे इसमें 2 होते हैं, एक होता है मोनोसाइट्स। अगर हम ये बात करते हैं ये लार्जेस्ट सेल का होता है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा लिम्फोसाइट्स। इसी में हमारे 2 सेल बनते हैं, एक होता है टी सेल, दूसरा होता है बी सेल। अब ये जो HIV हो जाए किसी को, तो HIV में क्या काम होता है, ये जो टी सेल है ना ये बहुत ज्यादा हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। तो HIV में क्या होता है, ये टी सेल हमारा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए लास्ट पॉइंट इसका देखते हैं कि अगर शरीर में WBC बढ़ जाए तो कौन सी बीमारी होगी, और अगर शरीर में WBC की मात्रा कम हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी। ठीक है, तो WBC की मात्रा अगर बढ़ जाए तो ल्यूकेमिया नामक बीमारी हो जाती है, और WBC की मात्रा कम हो जाए तो ल्यूकोपेनिया नामक बीमारी हो जाती है। याद रखिएगा, ल्यूकेमिया WBC बढ़ने से होता है, WBC घटने से ल्यूकोपेनिया नामक बीमारी आती है आपको। आई होप ये समझ में आएगा WBC का। तो देखिए एक क्विक रिवीजन लेते हैं इसका। WBC की बात करें तो 8000 से 10000 के बीच में होता है। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसके कारण से WBC का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी जो लाइफ होती है वो 4 डेज होती है, और इसका जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो हमारा जो लाइफ होता है इसका 4 डेज हो गया। फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। इसका वर्क बात करें तो वर्क एज अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी, या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता। WBC के प्रकार की अगर बात करें तो ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स में जो भी आएंगे वो हमारा बैक्टीरिया को किल करेंगे, और ए ग्रेनुलोसाइट्स में जो भी आएंगे वो हमारे जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं ना उनसे लड़ने में क्षमता प्रोवाइड कराती हैं। तो ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट आता है लिम्फोसाइट जो कि टी सेल होता है। इसमें जब HIV हो जाता है किसी को तो टी सेल हमारा नष्ट हो जाता है, या फिर वो टी सेल को बनने ही नहीं देता है, जिससे हमारे शरीर में ये हावी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि WBC की अगर मात्रा शरीर में बढ़ जाए तो ल्यूकेमिया नामक बीमारी हो जाती है, और WBC की मात्रा अगर शरीर में घट जाए तो ल्यूकोपेनिया नामक बीमारी आ जाती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे